मैं 30-30 कदम उठाती सड़क के किनारे चल रही थी, बड़ी सी चादर से खुद को ढांपे, बस किसी भी तरह में उस शख्स की नज़रों से दूर जाना चाहती थी जो पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल कॉलेज से छुट्टी के वक्त बाहर आकर खड़ा हो जाता और अपनी शैतानी नज़रों से मुझे घूर घूर कर देखा करता था। इसकी नज़र मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती थी। इस वक्त 3 रक्शे मेरे करीब से गुजर चुके थे। तीनों को ही मैंने हाथ का इशारा किया था, मगर कोई भी मेरे रोकने पर रुका नहीं था। मेरे साथ तकरीबा भागने के अंदाज में चल रही मेरी दोस्त कहने लगी कि क्यों डेट बन जाती होम, इतना अच्छा शख्स तो लग रहा है, वो देखो भला 3 पीस सूट पहन रखा है, कैसा डेशंग है यार, उम्र में तो कोई 40-45 साल का होगा, मगर बिल्कुल 30 साल का गबरो जवान लगता है। इसकी गाड़ी में बैठ कर चले जाते हैं, क्या बगड़ जाएगा तुम्हारा। वो मेरा हाथ भींच कर कह रही थी, मगर मैंने घूर कर उसे देखा और कहा कि तुमने जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन कल फिर रोती हुई मेरे पास मत आना कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। जानती नहीं हो क्या अमीर करोड़पति लोगों को हम जैसी लड़कियों का टशो पेपर की तरह इस्तेमाल करके सड़क किनारे फेंक जाएंगे और हमारे बूढ़े माँ बाप चाहकर भी हमारे हक में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकेंगे। चुपचाप चलो, मुझे धूप में चलना तो मंजूर है, मगर उन अमीर लोगों के हाथ का खिलौना बनना मंजूर नहीं है। मेरे जहन में ना जाने कैसे अंदेशे थे कि बस मेरे मना में जो आ रहा था मैं बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे पैदल चलता देखकर इस शख्स ने अपनी गाड़ी हमारे पास खड़ी करके बड़े ही अच्छे लहजे में कहा था कि आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। देखने में भी शरीफ ही लग रहा था, मगर मुझे इन अमीर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे लोगों से खौफ होता था। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था। मैं जिस कदर ऊंची आवाज़ में इस अमीर ज़ादे के बारे में बोल रही थी, न जाने कब धेरे से उसकी गाड़ी हमारे पास से गुजरी और वह सुन चुका था। एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाकर मेरे सामने आया और कहने लगा, एक तो मैं तुम जैसी लड़कियों पर एहसान कर रहा हूँ कि कहाँ है, गलत नज़रों से उलझती फिरोगी, भाई हिफाजत, घर तक छोड़ दूंगा, वहीं तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। क्या मैं तुम्हें इतना गरा पड़ा लग रहा हूँ जो तुम सीधा मेरे किरदार पर ही बात करने लगी। तुम जैसे छोटे लोगों की सोच ऐसी छोटी होती है, तभी तुम लोग कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वो शख्स तो सीधा मेरी सोच और जहनियत पर ही बात करने लगा था। मैंने भी फिर उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। शोर सुनकर इस पास के लोग इकट्ठे होने लगे। मैं कहने लगी कि अपने उन पैसों की लालच और धमकी किसी और को दीजिएगा, मैं नहीं डरती अब से। दोबारा अगर मेरे सामने आए तो जौते से मार मार के मना लाल कर दूंगी। ठरकी कहीं का मेरे मना में जो अल्फाज आए में कहकर फोरा रास्ते में रक्षा रखवा कर घर की तरफ निकल आई थी। इतना सब कुछ बोल तो चुकी थी, मगर मेरा दिल थर थर कांप भी रहा था। मैं तो समझ रही थी कि दोबारा इस शख्स से मेरा कभी सामना नहीं होगा, क्योंकि आज मेरा कॉलेज का आखिरी दिन था। मगर कहाँ खबर थी कि मेरी किस्मत मेरे साथ कैसी चाल चलने वाली है। मैं रोते हुए आँखों में बेयकीनी लिए अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी, जिस पर मैं अंधा यकीन करती थी, जिसकी खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार थी। आज तक मुझसे ये कहता था कि बताओ मेरी खातिर किस हद तक जा सकती हो, और मैंने कहा था कि अगर कहोगे तो अपनी जान भी दे दूंगी, अपना सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में वार दूंगी। अगर तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगी, मगर किसी और को अपने करीब तक भटकने नहीं दूंगी। आज उसी शख्स ने मुझसे कुर्बानी मांगी थी तो कैसी मेर अनसोब होकर गालों पर आ चुके थे, मगर वो मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम कर इंसो साफ करते हुए कहने लगा कि अरे नहीं, मेरी जान रो क्यों रही हो, इसमें रोने वाली बात क्या है, तुम्हें किस बात की परेशानी है। जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं तुम्हें खुद इजाज़त दे रहा हूँ कि तुम शाहनवाज की दुल्हन बनोगी, तो फिर उसमें मसला ही क्या है। मैं वादा करता हूँ सिर्फ कुछ वक्त के लिए मेरी खातिर तुम ये कदम उठा लो। नामान मेरा चेहरा थामे मेरी आँखों में देखकर ये कह रहा था। बार बार उड़ने वाले आंसुओं से उसका चेहरा धुंधला रहा था। मैं रोते हुए कहने लगी कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है नामान, मैंने तुम्हारे अलावा किसी शख्स के बारे में नहीं सोचा। तुम कैसे
اپنی محبت کو، اپنی عزت کو، اپنی غیرت کو کسی اور کو سونپ سکتے ہو۔ مگر جواب میں جو کچھ نعمان نے کہا تھا، میں تو لاجواب ہو کر رہ چکی تھی۔ کہنے لگا کہ اگر تم طلاق لے کر 2 بچوں سمیت بھی میرے پاس ہوگی تو بھی میں تم سے شادی کر لوں گا۔ سمجھ رہی ہو میری بات کو؟ میری محبت آج کل کی عاشقوں جیسی نہیں ہے۔ ارے میں تم سے اندھی محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس تم ہاں کر دو۔ دیکھو بدلے میں پورے 30 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ 30 لاکھ کوئی کم رقم نہیں ہوتی۔ میں اس سے ایک اچھا کاروبار شروع کر سکتا ہوں، اپنا گھر لے سکتا ہوں، پھر یہ روز کی اس کی چک چک سے جان چھوٹ جائے گی۔ بس تمہیں کون سا ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، صرف چند دنوں کی تو بات ہے۔ نعمان کی بات سن کر میں اپنا چہرہ اسے چھڑوا کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ چکی تھی۔ مجھے تو نعمان کی محبت پر بھی شک ہو رہا تھا، جو میرا خالہ زاد تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے ہم ایک دوسرے کے محبت میں مبتلا تھے، مگر آج وہ مجھے کسی اور سے شادی کرنے کو کہہ رہا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ مجھ سے شادی کرنے پر وہ اسے 30 لاکھ روپے دے رہے تھے۔ کیا کرتی؟ نعمان کو پریشان بھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے نعمان کی خوشی کی خاطر یہ حامی بھر لی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ نعمان مجھے اس نکاح کے بعد اپنا لے گا، مگر یہ 2 مہینے کسی قیامت سے کم نہیں گزرنے والے تھے۔ میں اپنا چہرہ تکیے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں باپ کا تو پہلی ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میں گزشتہ 8 سالوں سے یہیں اپنی خالہ کے پاس رہ رہی تھی، مگر 3 ماہ پہلے خالہ بھی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ جہاں خالہ کا میت گھر سے اٹھا تھا، وہیں عورتوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ سچ پاتی، ارے تم دونوں جوان جہان ہو، یوں تم دونوں کا اکیلے اس گھر میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ سے تھی، بہتر ہے کہ تم دونوں نکاح کر لو۔ لوگوں کی بات سن کر نعمان نے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی میری ماں کو مرے ہوئے چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں اور اب لوگ نکاح کی باتیں کر رہے ہو۔ اگر گھر میں فوتگی ہو جائے تو 1 سال تک کوئی بھی شادی نہیں کی جاتی۔ تم لوگ اپنے مطلب سے مطلب رکھو، ہمارے معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا چکا تھا۔ مجھے نعمان پر بھی پورا بھروسہ تھا، اس نے کبھی بھی میری مرضی کے بغیر میرا ہاتھ تک نہیں پکڑا تھا، مگر کام کے معاملے میں سست تھا۔ آج تک اس نے جو بھی کاروبار شروع کیا تھا وہ بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہر بار خسارہ کر کے اسے قرض اٹھانا پڑا تھا، اور اب وہ قرض اس قدر زیادہ ہو چکا تھا، قرضدار گھر کے دروازے تک آ جایا کرتے۔ میں ان سب سے بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ ایک روز جب نعمان گھر آیا تو کافی سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ اکر میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ دیکھو نوشین، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی ماں کا زیور تک نعمان کی خاطر بھیج چکی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کتنا قرض تھا جو ادا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نعمان میرا ہاتھ تھام کر کے کہنے لگا کہ کیا تم سچ میں میرے لیے کچھ کر سکتی ہو؟ ساری زندگی میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ اگر تم میری خاطر کسی اور سے کانٹریکٹ پر شادی کر لو تو نہ جانے مجھے محبت بھی کیسی کیسی قربانیاں مانگتی ہے، مگر جو قربانی میں دے رہی تھی شاید آج سے پہلے کسی نے دی ہو۔ اگلے ہی روز گھر میں نکاح خواں کے ساتھ وہ شخص بھی آ چکا تھا۔ اس کی عمر 40 برس تھی۔ ایک سرخ روسی جوڑا لا کر میرے بیڈ پر رکھا گیا۔ میں گھور گھور کر نعمان کو دیکھ رہی تھی، جو مجھ سے کہنے لگا کہ جلدی سے یہ جوڑا پہن لو، مگر میں اس جوڑے کو زمین پر پھینک چکی تھی کہ نہیں، میں اسی جوڑے میں نکاح کر کے اس گھر سے جاؤں گی، اور اس شخص کو صاف الفاظ میں بتا دینا کہ میں صرف اور صرف ایک کاغذی بیوی رہوں گی، اس سے زیادہ وہ مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھے گا۔ نعمان کی بے حد اصرار پر بھی میں تیار نہیں ہوئی تھی۔ انہی کپڑوں میں صرف سرخ انچل کا گھونگھٹ تھا جو گرا کر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ نعمان سامنے کھڑا نہ جانے کیسے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ جب نکاح خواں نے نکاح کروانا شروع کیا اور میں نے کپکپاتے ہوئے لبوں سے اس نکاح کو قبول کیا تھا، سامنے بیٹھے شخص کو ایک نظر بھی اٹھا کر میں نے دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی، مگر جس پل اس شخص نے نکاح خواں کے کہنے پر نکاح میں مجھے قبول کیا تو آواز سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ یہ تو میں نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا تھا
जिसकी छपती हुई नज़रें मेरे वजूद पर ही मरकूज थी। एक पल को तो मैं ये भी भूल चुकी थी कि जहाँ पर मेरे अलावा निकाह ख्वां और नामान भी मौजूद है। मेरी आंखों में एकदम से वहशत और खौफ पंपने लगा, क्योंकि इस शख्स की आंखों में मुझे कमिंगी दिखाई दे रही थी। ये शख्स मेरे घर तक कैसे पहुंचा था? कुछ रोज़ पहले जो बेइज्जती और ज़िलालत मैंने इस शख्स की थी, कहीं ये मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं यहाँ पर आया था? खौफ से मेरा चेहरा जर्द पड़ने लगा। निकाह और तमाम तर गवाहान वहाँ से जा चुके थे और मैं उठकर कमरे से बाहर गई थी। जाकर मैं सीधा नामान के कंधे से लगी थी। नामान, प्लीज़, मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी। मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये शख्स बहुत बुरा है, कमीना है। तुमने कहा था कि तुम मेरी शादी जिस शख्स से करवा रहे हो वो बेहद शरीफ है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मगर ये ये गलती नहीं कर सकती। मैं अपनी हड़बड़ाहट में मुसलसल बोलते हुए नामान के आगे रो रही थी, मगर वो बजाय मेरी बात को सुनने के अपने सामने बड़े बैग को देख रहा था जिसमें 30 लाख रुपया मौजूद था। इसकी नज़रों में एक चमक थी और वह मुझसे कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, अब तो निकाह हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें रख्सत होकर उसके साथ जाना ही पड़ेगा। मेरे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं रोते हुए कहने लगी कि मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत पर भी शक हो रहा है। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी? तुमने अपनी मोहब्बत को ही किसी और को सौंप दिया। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे शख्स का इंतखाब किया। अभी मैं ये बात कर ही रही थी कि जब वो शख्स कमरे से बाहर निकल आया, गला खंखार कर कहने लगा कि अगर तुम दोनों बहन भाइयों की बातें हो चुकी हूँ तो मुझे घर भी जाना है। अपनी दुल्हन को लेकर नामान तुम अपनी बहन को मेरी गाड़ी तक ले ओ। वो जिस तरह नामान को मेरा भाई कह रहा था, शायद नामान ने ये झूठ बोल रखा था कि मैं उसकी कज़न नहीं बल्कि बहन हो। नामान मुझे समझा रहा था कि कोई भी गलती मत करना, वरना 30 लाख रुपया हाथ से चले जाएंगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे मिलने उतार रहूँगा। बस 2 महीनों की ही तो बात है। वो शख्स मुझे अपनी गाड़ी में बैठा चुका था और मैं उन्हें वाले वक्त का सोच कर इंदर ही इंदर हलकान हो रही थी। गाड़ी मेरे महल्ले की तंग गलियों से निकलकर कशादा सड़क पर उठ चुकी थी। वो शख्स जिसका नाम रियाज मलिक था, वो गाड़ी खुद ही चला रहा था। कशादा सड़क पर जैसे गाड़ी आई तो एक कहा पूरी गाड़ी में गोंजा हंस कर कहने लगा, हाँ मोहतरमा, आज तो बड़े हक से मेरी गाड़ी में बैठी हो। इससे पहले जब मैं हर बार तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठने की ऑफ़र करता था तब तो बैठने से इनकार कर रही थी। तुमने जो मेरी बेइज्जती की थी, मुझे एक एक लफ्ज़ याद है, मैं भोला नहीं हूँ और अब तुमसे एक एक लफ्ज़ का सऊद समेत बदला लूँगा। ये कहकर उसके चेहरे से मुस्कुराहट समटी और अगले पल मेरे हाथ को पकड़ चुका था। घबराते हुए मैं अपना हाथ छड़वा कर कहने लगी कि छोड़ो मेरा हाथ, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत पर बात करने के लिए, मुझे हासिल करने के लिए मुझसे 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर निकाह कर लिया। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तुम जैसे अमीर लोग यूं ही बर्बाद कर चुके होंगे। मुझे तो अफसोस है इस वक्त पर जब मैं नामान की बातों में आ गई। ये कहकर मैं फोट कर रोने लगी, मगर मेरे आंसुओं का असर किस पर होता। वो शख्स मेरी इतनी बातें सुनने के बाद सिर्फ इतना ही बोला था कि तुम जैसी जल्दबाज लड़की अपने पैरों पर कल्हाड़ी खुद मारती है, बगैर पूरी बात जाने तुम अंदाजे नहीं लगा सकती। खुद को क्या समझती हो, कोई बहुत बड़ी फिल्म स्टार हो, या पूरी दुनिया में तुमसे ज़्यादा हसीन कोई मौजूद ही नहीं है। बहुत देख रखी हैं तुम जैसी, मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी थी। अब तुम निकल आई तो उसमें मुझे कहा खबर थी गाड़ी एक वसीया लान में ओकर खड़ी हुई थी। मैं महलनुमा घर देखकर एक पल को तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स तो घर में दाखिल हो चुका था, जबकि मैं खुद ही घर के अंदर आई थी। सामने का मंजर देखकर मैं थोड़ी घबरा से गई। मुझे कहाँ जाना था कुछ मालूम नहीं था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि उस शख्स को 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी बीवी चाहिए क्यों थी। आखिर असल माजरा किया था। मैं अभी खड़ी ये सोच ही रही थी जब एक जानिब से वो शख्स दोबारा से नमूदार हुआ। अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ व्हील चेयर पर
एक औरत भी मौजूद थी। वह व्हील चेयर चलाता हुआ मेरे करीब लाया और फिर कहने लगा कि लीजिए, अब कहती थी ना कि मैं शादी करके जल्द अज जल्द आपको बहू ला कर दूँ, तो देखिए मैं अब की बहू ले आया हूँ। वो औरत मुझे काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी, मगर मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपने दोनों हाथ उसने आगे बढ़ाए तो मैं भी नीचे झुककर इस खातून से मिलने लगी। बड़ी मुश्किल से अटकते हुए बोलकर कहने लगी कि बेटा, तुमने तो आज मेरी हर ख्वाहिश ही पूरी कर दी। अब तो मुझे मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं। इस बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लाकर ये बात कही तो रियाज फौरा उन्हें अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा कि खबरदार, अपने आज तो ये बात कर दी, मगर दोबारा मैं अब के मना से ये अल्फाज न सुनूं। अब के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ देर वहीं लाउंज में मैं उस औरत के साथ बैठी थी जो मेरा हाथ मुसलसल अपने हाथ में थाम कर रखे हुए थी। मैं कुछ भी समझने से कासिर थी, बस जो कुछ हो रहा था उसी में घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, जब एक जानब से मुलाजमा निकल कर आई और कहने लगी कि बेगम साहबा, अब की दवाई का टाइम हो गया है, आइए आपको रूम में ले चलती हूँ। वो मुलाजमा उन्हें कमरे में ले जा चुकी थी। मैं भी सोफ़े से उठी उससे पहले ही मुलाजमा से पूछती कि मेरा सामान कधर पड़ा है। मुझे सीढ़ियों से उतरती हुई एक लड़की दिखाई दी। बेशक वो हसन में अपनी मिसाल अब थी, लेकिन मेरे सामने उसका ये हसन कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता था। मुझे लगा शायद ये रियाज की बहन होगी। मैंने चेहरे पर रस्मी सी मुस्कुराहट सजाकर जैसे हाथ आगे बढ़ाया ताकि मुसाफा कर सको, तो एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मना पर पड़ा था। उसके हाथ में मौजूद अंगूठी मेरे चेहरे पर छाप छोड़ चुकी थी। क्या समझती हो, तुम मुझसे हाथ मिलाओगी और मैं तुम्हारा यह गिंदा हाथ छोड़ोगी? औकात ही क्या है तुम्हारी हमारे सामने 2 टके की तंग गलियों में रहने वाली लड़की, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैं अपने इस का पताई की थी। मेरी तो आंखों के आगे अंधेरे ही छा चुका था। क्या घरों में ब्याह कर उन्हें वाली लड़कियों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता था? मैं अभी शुकवा करती नज़रों से उसे देखकर कहने लगी थी कि कौन हो तुम, मुझ पर हाथ उठाने वाली आखिर होती कौन हो? मगर तभी कमरे से जैसे ही रियाज निकलकर या तो वो लड़की जाकर रियाज के सीने से लग गई। कभी रियाज की गालों पर हाथ फेरती, कभी वही अंगलियां रियाज की गर्दन पर गर्दिश कर रही थी। मैं ना समझी से उन दोनों को देख रही थी जब वो रियाज का चेहरा अपने चेहरे के करीब ले जाकर कहने लगी, बहुत अच्छा किया तुमने उस 2 टके की लड़की को यहाँ पर लाकर उसे बता देना कि तुम्हारी ऑफिशियल बीवी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। ये चंद पैसों पर लाई हुई लड़की हमारी खरीदी हुई गुलाम है, जिसे जहाँ पर एक्टिंग करने के पैसे मिलेंगे उससे जायद इसकी यहाँ पर कोई औकात नहीं है। मेरी तो कानों से धुआं निकल रहा था। जी चाहा कि मैं अपनी झोली उठाकर मना भरकर नामान को बद्दुआएं दूं। मेरी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। मैं कहने लगी कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब दोनों का आपस में जो भी रिश्ता है, मगर बार बार मुझे गाली देना बंद कीजिए। जहाँ पर अगर मैं आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी की वजह से आई हूँ, वरना अब जैसे लोगों को मैं किसी खातिर में नहीं लाती। जिस पैसे का घमंड अब कर रही हैं ना, कभी अपने शोहर से पूछिएगा उनके पैसे पर कैसे जोते मारकर मैं नज़रअंदाज करती आई हूँ। मेरे मना से ये अल्फाज सुनकर उन दोनों के चेहरे सरख लाल हो चुके थे। वो लड़की फिर से आगे बढ़ी थी, मगर उससे पहले कि मुझे मारती रियाज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। कहने लगा, रिलैक्स बीबी, क्या हो गया? क्यों अपने नाजुक हाथों को परेशान कर रही हो? बेचारी लड़की तो है, अब जिस चढ़िया के पर काट दिए जाएं वो थोड़ी बहुत फड़फड़ाती तो है। मेरा जी चाहता था कि मैं उन दोनों का मना नूच लूं, मगर बेबसी के बेड़ियां मेरे हाथों में डाली गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़की मेरे सामने रियाज के साथ बेबाक हरकत कर रही थी। मुझ पर यह जताने की पूरी कोशिश कर रही थी कि खबरदार, जो तुमने रियाज पर अपना हक जताने की कोशिश भी की तो मुझे इस घर की मुलाजमा एक कमरे की तरफ ले जाने लगी। जब अचानक रियाज की मां के कमरे का दरवाज़ा खुला, वो व्हीलचेयर खुद धकेलती हुई बाहर आई थी। कहने लगी कि ये कैसा शोर था यहाँ?
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरी अनचाही बहू मेरी नई बहू के साथ लड़ रही थी। आज की रात तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोगी। ये रात नौशीन और रियाज की है। ये सुनकर तो इस लड़की के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। फूरा रियाज का चेहरा देखकर कहने लगी कि नहीं, मैं रियाज को इस लड़की के साथ एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती। अपने कहा था आपको रियाज की दूसरी शादी करवानी है, सो अपने करवा दी, मगर उससे बढ़कर मैं आपको मजीद कुछ भी करने नहीं दूंगी। यह कहकर वो रियाज का बाजू पकड़ चुकी थी और मैं हैरत से उन सब की बातें सुन रही थी। इस नौबत पर लाकर खड़ा कर दिया था। नामान ने मुझे ये लोग मेरी जिंदगी के फैसले कर रहे थे। उससे पहले कि वो लड़की बदतमीजी करती, रियाज खुद ही बोल चुका था। कहने लगा, उसे मेरे कमरे में ले जाओ, ये आइंदा के बाद से मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगी। मेरा पूरा वजूद थर थर कांप चुका था जब मुलाजमा मुझे रियाज के कमरे में छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद के आने वाले लम्हात का सोचकर ही मेरा वजूद कांप रहा था। ये शख्स तो पहले से शादीशुदा था, तो उसने मुझसे शादी क्यों की थी, वो भी सिर्फ 2 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर। उनके बीच ना जाने किया कुछड़ी पक रही थी। जो भी था बहुत बड़ा प्लान था जिसमें ये लोग मुझे फंसा चुके थे। मैं इस शख्स को अपने करीब तो नहीं उन्हें दे सकती थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो रियाज कमरे में दाखिल हुआ। अपना कोट उतार कर सोफे पर रखा और चलता हुआ बेड के करीब आया, मगर मैं अगले ही पल कहने लगी कि अब मेरे करीब उन्ने की कोशिश नहीं करेंगे। अब को 2 माह के लिए मैं उस घर में चाहिए थी, सो मैं आ गई। उससे जायद की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। अभी ये बोल ही रही थी जब वो शख्स इंतहाई हकारत से मुझे देखकर मेरे करीब आया और फिर कहने लगा कि तुमने खुद को समझ किया रखा है, मेरे पास मेरी मोहब्बत, मेरी बीवी मौजूद है। तुम जैसी लड़कियों के साथ मैं सिर्फ दिल लगी करता हूँ। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर लिटू हो जाऊंगा या तुम्हारे प्यार में पागल होकर मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ? ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी, इसलिए तुम इस घर में मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। और हाँ, ये मत भूलना कि मैं गवाहों के बीच निकाह करके तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। अगर कभी मेरा मन चाहा तो मैं तुमसे अपना हक भी वसूल कर सकता हूँ। वो शख्स जो शक्ल से मुझे आवारा लग रहा था, मुझे यह धमकी देकर नाइट सूट निकालकर वॉशरूम चला गया। मैं बेड पर बैठी अंसो बहा रही थी जब वो मेरे करीब ही होकर लेट गया। मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैं फौरा से बिस्तर से उठ चुकी थी। सारी रात मेरी जागते हुए गुजर गई, इस डर से कि कहीं यह शख्स रात को उठकर मेरे साथ कुछ गलत न कर दे। रह रहकर मुझे नामान की याद सता रही थी। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा था कि मैंने कितने गलत शख्स पर भरोसा किया। कोई भी गैरतमंद शख्स ऐसा कदम नहीं उठाता, अपनी जान दे देता है, मगर अपनी इज्जत को, अपनी मोहब्बत को 2 माह चंद पैसों के एवज़ नहीं बेचा करता। यही बात सोचते सोचते न जाने कब मैं कमरे के कोने में ही सो गई। अगली सुबह मेरी ऊँख अपने चेहरे पर एक लम्स महसूस करके खुली। मुझे अपने चेहरे पर गर्दिश करती अंगुलियां महसूस हुई थी। एकदम से मेरी ऊँखों के सामने नामान का अक्स बना, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसी हरकत नामान ही किया करता था। बुसारी की ने मेरे लिबों पर मुस्कुराहट सी आ गई, मगर जैसे ही जहन बेदार हुआ और मैंने आँखें खोल कर देखा तो मैं फौरा से पीछे हटी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा तो वो कहने लगा, कुछ नहीं, अपनी नई नवेली बीवी का हुस्न देख रहा हूँ। कितनी अकड़ है तुम में, मगर तुम जैसी लड़कियों की अकड़ निकालना मुझे अच्छे से होता है। चुपचाप तैयार होकर नीचे मेरे साथ हो जाओ, उससे पहले कि मैं उठती। धड़ल्ले से कमरे का दरवाज़ा खुला था और रियाज की पहली बीवी कमरे में आई थी। मेरी आँखें सूजी थी। सारी रात ज़मीन पर बैठे रहने की वजह से मेरा वजूद अकड़ चुका था। मैं चलती हुई वॉशरूम की तरफ गई तो वो मुझे घूर घूर कर देखती रही। अगले पल आगे बढ़कर रियाज को कॉलर से पकड़ लिया था। मैं अपने पीछे उनकी खुसर फुसर सुन रही थी। वो बार बार अपनी कस्में उठवा कर कह रही थी कि तुमने रात इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं? अगर तुमने इस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करने का सोचा भी तो कसम से मैं अपनी जान दे दूंगी। कुछ देर बाद में और रियाज कमरे से बाहर ये थे। रियाज की माँ ने हमें एक साथ देखा तो हमें ढेरों दुआएं देने लगी। नाश्ते से फारिग होकर रियाज और उसकी पहली बीवी के सामने मुझसे कहने लगी कि देखो बेटा, मैं नहीं जानती मैं दुनिया में कितने दिन तक रहूंगी,
मगर मुझे मरने से पहले अपने बेटे की खुशियाँ देखनी हैं। रियाज ने पहली शादी अपनी मर्जी से की, वो भी ऐसी लड़की से जो बांझ है। मुझे कभी भी पोते पोती की खुशी नहीं दे सकती। मरने से पहले बस एक ही ख्वाहिश है कि अपने बेटे की गोद में उसकी औलाद को खेलता हुआ देख सकूं। बस तुम मुझे जल्द उस जल्द पोते या पोती की खबर सुना दो। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहती। इस घर में तुम्हें मेहरानी बनाकर रखूंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। वो बूढ़ी औरत मेरे सामने रोने लगी थी। पहले तो शर्म से मेरा चेहरा सरख लाल होने लगा, लेकिन उन्हें रोता देखकर मैं फ़ौरा उनका हाथ पकड़ गई। उन्हें कहने लगी कि फ़िक्र मत कीजिए, अल्लाह ताली आपको दराज उम्र देगा। अब फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताले ज़रूर आपकी ये ख्वाहिशात पूरी करेगा। जहाँ एक तरफ मैं अपनी सास को बहिलाने में लगी थी, वहीं रियाज भी उठकर अपनी माँ के पास ही आ चुका था। मगर रियाज की बीवी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रियाज भी ऑफिस के लिए निकला तो सास मुझसे कहने लगी कि बेटा तुम इस औरत से बच कर रहना, ये बहुत चालाक है। उसने मेरे बेटे को मुट्ठी में कर रखा है। मुझे तो लगता है जैसे मेरी इस ख़राब तबीयत के पीछे भी उसी जादूगरनी का हाथ है। उसी ने मुझ पर तावीज़ डाल दिया और मेरी ये हालत कर दी। बस तुम मुझे एक बार खुशखबरी दे दो, उसके बाद खुद ही मैं किसी तरह उस चड़ील को अपने बेटे की ज़िंदगी से बाहर निकाल दूंगी। मैं उनकी बातें सुनकर मैं हाँ तो मिला रही थी, मगर रह रहकर तो मुझे यहाँ पर मज़ीद अलझन और बेचैनियाँ हो रही थी। बस जैसे तैसे मुझे 2 महीने यहाँ पर गुजारने थे। बातों ही बातों में मुझे नौकरानी से ये भी पता चल चुका था कि रियाज की माँ सिर्फ 1 महीने की मेहमान है। डॉक्टर ने उनको लाइलाज कर दिया है। उनका कहना है कि ये 1 हफ्ता भी ज़िंदा रह सकती हैं और 1 महीना भी उससे ज़ायद जी नहीं पाएंगे। उनकी आखिरी ख्वाहिशें ये थी कि उनका बेटा दूसरी शादी करके उन्हें खुशखबरी सुना दे। बस उसी लिए बड़े साहब अब से शादी करके आपको यहाँ लेकर आए हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं मुझे ये सारी कहानी समझ आ चुकी थी। कैसा बेटा था जो अपनी मरती हुई माँ की खुशी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर एक लड़की को ले आया था। मैं गहरी सांस खारिज करके रह गई। जैसे ही अपनी सास के कमरे से बाहर निकली तो सामने खड़ी मरियम ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर मेहरानी बनने की कोशिश हरगिज़ मत करना। अपने घर में तो तुम ही झाड़ू पहुँचा और बर्तन धोती थी, न यहाँ पर भी अपनी ड्यूटी संभाल लो। आज के बाद किचन की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम ही खाना बनाकर हमें सर्व करोगी। समझी मैं चुपचाप सीधा वहाँ से किचन की तरफ उड़ चुकी थी। मुलाजमा ने मुझे कोफ्ते और बिरयानी बनाने को कहा था। मैंने चुपचाप सारा खाना तैयार करके सबके सामने सर्व किया। मरियम जो समझ रही थी कि मुझे नीचा दिखाकर वो मेरी तजलील करेगी, मगर जब रियाज और उसकी माँ ने खाना खाया तो वो अंगलियां चाटते रह चुके थे। रियाज कहने लगा कि ये खाना किसने बनाया है? आज तक उतना बदमज़ा खाना खाता आया हूँ, पता नहीं कौन सी मुलाजमा बनाती थी। इज तो ऐसे लग रहे जैसे मोहब्बत और एहसासात से भरपूर किसी ने बड़े दिल से ये खाना तैयार किया है। किसने बनाया है ये खाना? न जाए ना जाने क्यों, मगर इस वक्त तारीफ सुनकर मेरी सारी थकान दूर हो चुकी थी। मैं मुस्कुरा कर कहने लगी कि आज सारा खाना मैंने बनाया है। सास ने तो फ़ौरा अपने बटुए से 5000 का नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया था, जबकि रियाज तो मेरे खाने की मुसलसल तारीफ कर रहे थे। साथ बैठी मरियम की तो हलक में नवाले ही फंस चुका था। रियाज से तो मेरा बिलावजा का बीर था ही, मगर मेरे जहन में ये बात आ चुकी थी कि अब जो भी हो जाए, बिलावजा मुझ पर रौब झाड़ने वाली मरियम को मैं अब इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। इस रात देर तक मैं अपनी सास के साथ बैठी खुशगपियों में मसरूफ़ रही। उन्हें सलाने के बाद अपने ही ध्यान में मैं रियाज के कमरे की तरफ गई थी, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरा चेहरा सरख लाल हो चुका था, क्योंकि सामने रियाज और मरियम जिस हालत में मेरे सामने थे। मैं शर्म से नज़रें झुका गई। मरियम वहीं से चलाई थी। तुम्हें शर्म नहीं, उतनी तमीज़ नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हें? मिडिल क्लास लड़की जब किसी के कमरे में दाखिल होते हैं तो नाक करके आते हैं। बताओ क्या मौत पड़ गई थी जो इस वक्त हमारे कमरे में चली आई? मैं फ़ौरा इस कमरे से पीछे हट चुकी थी। कहाँ जाती? इस घर के बाकी कमरे तो लॉक्ड थे। वहीं कमरे के बाहर मौजूद चेयर पर बैठ गई।
सारी रात मेरे वहीं पर गुजरी थी। अगली सुबह मेरी आंख मना पर गिलास भर पानी गिरने की वजह से खुली। मरियम ने ठंडा यख पानी मेरे मना पर गिराया था और फिर कहने लगी कि यही असल औकात है, तुम्हारी इस बढ़िया का दिल जितना मर्जी जीत लो, मगर रियाज के दिल में तुम कभी हिक्मरानी नहीं जता पाओगी, सिर्फ कराएगी दिल्हन हो जिसे यहाँ पर लाया गया है। हमेशा अपनी औकात याद रखना, रोज सुबह शाम मैं तुम्हें याद करवाती रहूंगी। वो तो ये कहकर जा चुकी थी, मगर जैसे ही अफ़स के लिए तैयार होकर रियाज कमरे से निकले तो मेरी भीगे वजूद पर एक नज़र डालकर वहीं ठटक कर रुख से चुके थे। मैं अपने दोपटे से अपने वजूद को छिपाती फूरा वहां से पीछे हटी, मगर रियाज ने अगले ही पल मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं अपना हाथ उनसे छड़वाने लगी, कहने लगी कि छोड़े मुझे, ये क्या बदतमीज़ी है, मगर वो अगले पल एक झटका देकर मुझे अपने हिसार में ले गए। आवाज़ की मही सरगोशी नमा अंदाज था, कहने लगे आज रात में तुमसे अपने सारे बदले वसूल करूंगा। यह बात अपने जहन में बैठा लो, यह कहकर वह मुझे छोड़ चुका था, जबकि मैं तो यूं थी जैसे काटो तो खून न निकले। आज मरियम अपने मेके जा रही थी। बार बार मानी खेज नज़रों से रियाज का मेरी तरफ देखना मेरा सांस बंद कर रहा था। बार बार इशारे करते हुए मुझे ये समझाना कि आज रात तैयार रहना मुझे कप्पाने पर मजबूर कर रहा था। मैंने मुसलसल नामान को कॉल की थी, लेकिन उसने मेरी कॉल एक बार भी उठाने की जहमत नहीं की। मुझे यहाँ पर आए हुए एक हफ्ता हो चुका था और उसने पलटकर मेरी तरफ देखा भी नहीं था। 30 लाख लेकर क्या वो इतना पागल हो गया था कि मुझे भूल चुका था? फिर ये सोचने लगी कि हो सकता है नामान को यहाँ उन्हें से रियाज ने ही मना किया हो। आज तो सास भी वक्त से पहले ही सो चुकी थी, वरना मैं किसी तरह सास के साथ ये रात गुजार लेती। घबराहट में मुझे यही रास्ता नज़र आया था कि मैं अपने मैके चली जाऊं। मेरा मैका वही था जहां पर नामान रहता था। बदमिथा से ये रसेरा इस पल मुझे शद्दत से अपने माँ बाप याद आए थे। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये नौबत ना उठती, मुझे लावारसों की तरह अपनी खाला के घर न रहना पड़ता और फिर खाला के चले जाने के बाद नामान का मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल देना। ये सोचते हुए मैंने घर से बाहर कदम निकाला तो ड्राइवर चलता हुआ आगे बढ़ा, कहने लगा कि बेगम साहबा आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं आपको छोड़ता हूँ। मगर मैं इनकार कर चुकी थी। मैंने टैक्सी रखवाई और सीधा खाला के घर की तरफ आई थी। दिल में अजीब व गरीब से वसवसे आ रहे थे। सोच चुकी थी कि जाकर नामान का हश्र बिगाड़ दूंगी, इसका मना नोच लूंगी। वो कैसे मुझे इस शख्स के रहम व करम पर छोड़ सकता है? नामान लफ्ज़ों में उसे समझाए कि वो मेरे साथ कभी भी मया बेवी वाला रवैया नहीं रख सकता। मैं यह सारी बातें सोच रही थी जब टैक्सी मेरे घर के बाहर रखी। मैंने किराया दिया और गाड़ी से बाहर निकल आई। दरवाजे पर दस्तक देने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो मेरा पूरा वजूद ठटक कर रह चुका था, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। नामान इस वक्त कहाँ जा सकता था? इस वक्त तक तो वो नौकरी से घर क्याए जाता था। यह सोचकर मैंने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी कि तभी मेरी अकब से खातून और एक मर्द निकलकर सामने आए मुझे घूर कर देखने लगे। मैं उन्हें यकसर नज़रअंदाज करती दोबारा दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो वो खातून हंस पड़ी, कहने लगी कि अरे लड़की कौन हो तुम, किससे मिलना चाहती हो, बताओ क्या काम है? इस औरत का बोलना सुनकर मैंने नज़रअंदाज करते हुए किसी तरह उस ताले को खोलना चाहा कि तभी इस औरत ने मेरा हाथ झटक दिया और खुद ताला खोलने लगी। कहने लगी कि लड़की, लगता है तुम किसी और घर में जाना चाहती थी, ये घर तो हमारा है। इस औरत की बात सुनकर मैंने एक नज़र उस घर को देखा, फिर दरवाजे को देखा। मैं तो अपनी ही खाला के घर के बाहर खड़ी थी। मैं कहने लगी कि नहीं, अब को गलत फहमी हुई है, घर मेरी मरहूम खाला का है, यहाँ पर उनका बेटा नामान रहता है। वो मुस्कुरा कर कहने लगे कि अरे वह पहले रहते थे, मगर अभी 3 रोज़ पहले ही ये घर हमें बेच कर जा चुके हैं। हम लोग घर के लिए थोड़ा सौदा सलफ लेने के लिए बाहर गए थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर बिम गिरा दिया हो। नामान ये घर बेच कर कहाँ जा चुका था, मेरे तो पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। वो औरत मुझे कहती रही कि घर के अंदर ओ, मगर मैं तवहीं पर सुन हो चुकी थी। अंधेरा फैल रहा था
और मैं उस घर से बाहर खड़ी यह सोच रही थी कि नामान से राबता कैसे करूं। घबराते हुए औरत से मोबाइल लेकर मैंने नामान को कॉल की थी, क्योंकि मेरी कॉल तो मुसलसल काट रहा था। पहली बार जाने पर ही उसने कॉल उठा ली थी। नामान की आवाज़ सुनकर मैं गुस्से से फट पड़ी, कहने लगी कि यह क्या बहुदगी है, कहाँ हो तुम? खाला का घर कैसे बीच सकते हो? जानते भी हो मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। तुम तो मुझसे मोहब्बत की दावे किया करते थे ना, मगर कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? वो शख्स बार बार मेरी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है और तुम ना जाने कहाँ पैसे और घर बीच कर जा चुके हो। मेरी सारी बात सुनकर फ़ोन पर एक फलक शगाफ कहका गूंजा था। नामान हंस कर कहने लगा कि अच्छा तो मैं क्या करूं, तुम्हारा शोहर है, वो 2 महीने के लिए सही, मगर वो जो कुछ मर्जी करे तुम्हारे साथ। पागल लड़की, मैं तो तुम्हारा कज़न हूँ, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? वैसे भी तुम्हारा बाप तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल कर नहीं गया हुआ था। वो पैसे लेकर मैं जहाँ भी आ चुका हूँ, अच्छी जगह पर हूँ, अपना कारोबार शुरू कर लिया और दिन दगनी रात चगनी तरक्की भी करूँगा। दोबारा फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करना। मुझे अच्छी खासी सुनाकर वो फ़ोन बंद कर चुका था और मैं वही गली में गिर कर सोच रही थी कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, किस गलती की सज़ा दी थी। नमाम ने मुझे 4 साल से वो मेरे सामने मोहब्बत के दावे कर रहा था, तो क्या ये थी उसकी मोहब्बत कि वक्त उन्ने पर अपनी मोहब्बत बीच कर वो अपने ख्वाबों के महल खड़े करने के लिए चल पड़ा था। मैं रोते हुए यूं नहीं सड़क पर चलने लग जी तो यही चाह रहा था कि मैं मर जाती, लेकिन तभी एक गाड़ी मेरे करीब आकर रकी। गाड़ी से निकलने वाला शख्स कौन था मैं अच्छे से वाकिफ थी। गाड़ी से निकलते ही एक थप्पड़ मेरे मनहा पर वो रसीद कर चुका था। गाड़ी में फेंक कर कहने लगा, किसकी इजाज़त से घर से बाहर निकली हो? किसने कहा था तुम्हें यहाँ उड़ने के लिए? तुमने समझ किया रखा है मुझे, तुम्हारी हर बेइज्जती को मैं चुप करके सहता रहा, मगर अज नहीं, इज तुमने हर हद पार कर दी है। मैं तुम्हें अज सबक सिखा कर रहूँगा। मैं तो बद बनी बैठी रही थी। जब रियाज ने कर लाकर मुझे बेड पर पटखा था, वो मेरे करीब आ रहा था। मैं रो रही थी। एक आखिरी बार मैंने रोते हुए रियाज से अल्तजा की कि अगर आप सच में मुझे हासिल करना चाहते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दीजिए। मैं सारी ज़िंदगी उसी घर में रहूँगी। मगर जवाब में रियाज कुछ भी नहीं बोला था। जुनूनी हद तक पागल हुए रियाज ने वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हौलनाक रात बना दी थी। अगली सुबह जब मेरी ऊँख खुली तो मैं बेड पर अकेली थी। मेरे साथ और कोई भी मौजूद नहीं था। कल रात के गुजरे लम्हात का सोचकर मैं गहरी सांस खारिज करके रह गई। नामान का मुझे धोखे देना कोई छोटी बात नहीं थी, मगर अब मुझे ये खौफ लाहिक हो चुका था कि 2 माह बाद अगर रियाज मुझे उस घर से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये बात मुझे दिन बदन डिप्रेशन का शिकार कर रही थी। वहीं दूसरी जानिब सास की तबीयत भी मज़ीद बगड़ती जा रही थी। मैं जिस कद्र हो सके उनकी खिदमत कर रही थी, उनका ख्याल रख रही थी, मगर शादी को अभी 1.5 माह ही गुजरा था कि जब मेरी सास मेरे सामने दम तोड़ गई। इस 1.5 माह में बिल्कुल एक माँ की तरह मेरी सास ने मुझे प्यार किया था। उनकी मेद पर मैं यूं रो रही थी जैसे मेरी सगी माँ आज ही मुझे छोड़कर उस दुनिया से गई हो। अब तक रौब झाड़ता, सख्ती दिखाता हुआ रियाज आज पहली बार मेरे सामने टूटा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर वाहद मरियम थी जिसके चेहरे पर मैंने कोई दुख के तासरात नहीं देखे। वो तो शायद चाहती ही ये थी, अभी सास की कब्र की मिट्टी भी मुकम्मल तौर पर नहीं डाली गई थी कि मरियम ने मेरा बाजो दबूच कर मुझे गुस्से से कहा था कि बंद कर दो ये ड्रामे में। पिछले 4 साल से इस बढ़िया के साथ इस घर में रह रही थी और तुम 1.5 माह रहकर इस बढ़िया के प्यार में इतनी पागल हो गई कि रो रो कर सीलाब खड़ा कर दिया है। दाय, ऐसी हरकतें करके तुम मेरे शोहर के दिल में घर बनाना चाहती हूँ ना, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। बस मेहमानों के जाने की देर है। मैं तुम्हें इस घर से चलता करूँगी। समझी मैं खामोश हो चुकी थी। इस दिख और डिप्रेशन की वजह से मेरा सिर बड़ी शिद्दत से दिख रहा था। अगले 2 दिन तक तो रियाज काफ़ी उदास रहे। इस दौरान मैंने पूरी कोशिश की थी कि उनके खाने पीने का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकूं, मगर मेरी तबीयत भी काफ़ी बोझल हो रही थी। बार बार चक्कर उड़ने लगते और जी मतलाने लगता। जैसे ही सास का सोएम गुजरा तो फ़ौरा मरियम ने रियाज से कह दिया कि देखें, इस लड़की को
उस घर में तब तक लाया गया था जब तक सास जिंदा थी। अब वो उस दुनिया से जा चुकी हैं, उसी लिए इस लड़की का उस घर में रहने का कोई मकसद नहीं बनता। अब उसे उस घर से चलता करें। मेरी आंखों में इंसो आ चुके थे। मैंने बेबसी से ही सही इन दोनों के सामने कहा कि मुझे उस घर में बेशक अब मुलाजमा बनाकर रख दें, मगर उस घर से कहीं मत जाने दे। मेरा उस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। मैं अभी ये बात कर ही रही थी कि जब मुझे चक्कर आ गए। आज से पहले कि मैं गुड़ती, रियाज ने अपने मजबूत बाजों में मुझे थाम लिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरा वजूद बर्फ़ जैसा ठंडा पड़ चुका था। एक पल को तो यूं लगा जैसे मैं मर चुकी हूँ, मगर जैसे जैसे जहन बेदार हुआ तो जो आवाज़ें मैंने सुनी मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। डॉक्टर कह रहे थे कि मुबारक हो, रियाज साहब अब बाप बनने वाले हैं। अब की बेवी प्रेग्नेंट है। अब को उनका काफ़ी ख्याल रखने की ज़रूरत है, वरना बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। रियाज के चेहरे पर खुशी थी और मैं हैरत और खुशगवारी की मिली चली तासरात से यह यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये एहसास मेरे लिए बेहद अनमोल था। रियाज फ़ौरा आगे बढ़ा और मुझे अपने सीने से लगा गया। ना जाने क्यों, मगर इस पल मुझे रियाज पर बेपनाह प्यार आया था। जिस वक्त हम दोनों घर लौटे तो मरियम अग बगोला होकर खड़ी थी। कहने लगी, इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो? उसे उसके ठिकाने पर छोड़कर आओ। ये लड़की उस घर में नहीं रहेगी। मैं तो घबराते हुए रियाज के पीछे छिपी थी। जब रियाज ने मुस्कुराते हुए मिठाई का टोकरा मरियम की तरफ बढ़ाया, बड़े ही प्यार से उसे कहा कि देखो, ये मेरी बीवी थी, मैं नहीं जानता। मेरे उस वक्त किया जज्बात थे, मगर ये लड़की मुझे वारथ देने वाली है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मरियम ने यह सुना तो जैसे पागल हो चुकी थी। फ़ौरा मेरी तरफ बढ़ी, कहने लगी कि नहीं, ये झूठ है रियाज, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। मुझे तुम पर अंधा यकीन है। यकीना ये लड़की किसी और का गुनाह अपने पेट में लिए हमारे घर आ चुकी होंगी। ये मॉडल ग्लास लड़कियां होती ही ऐसी हैं। उसने यकीना किसी और का गुनाह अपनी कोख में पाल रखा होगा। तुम तो मेरे अलावा किसी और औरत के करीब जा ही नहीं सकते ना। रियाज पूरी कोशिश कर रहा था कि मरियम को समझा सके। यहाँ तक भी कह चुका था कि देखो, ये लड़की जो भी औलाद पैदा करेगी, मैं उसे तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। बेशक वो तुम्हें ही माँ बुलाएगा। शायद ऐसे ही हमारी जिंदगियों में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता हो। मगर मरियम ने तो फुल की टोकरी से चाकू उठा लिया। गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी, मगर रियाज ने पकड़कर एक थप्पड़ इसके मनहा पर लगा दिया। चाकू दूर गिरा था। मैं तो घबराए हुए अंदाज में फ़ौरा पीछे हटती थी। अपने शोहर से थप्पड़ खाकर मरियम इस कदर दिल बर्दाश्ता हुई कि जिस हथियार से मुझे मारना चाहती थी उसे अपने ही पेट में घोंप दिया। खून की फुहार मेरे सामने निकली थी। मैं अपनी आंखों के आगे हाथ रखकर चलाने लगी। मेरा सानस खौफ के मारे पहले ही फूल रहा था। रियाज फ़ौरा मरियम को हॉस्पिटल लेकर गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मरियम हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था जैसे सारे किए की जड़ में ही हूँ, मगर फिर सोचती कि मैं अपनी खुशी से इस घर में नहीं आई थी। मुझे यहाँ पर पैसों से खरीद कर लाया गया था। मेरे साथ ताल्लुक़ अपनी मर्जी से रियाज ने कायम किया था और यह बच्चा भी तो उसी का था। मैं तो हर तरह से बेकसूर थी। रियाज के लिए मरियम का चले जाना एक बहुत बड़ा सदमा था और ऐसे में मेरे हमदर्दियाँ ही थी जिन्होंने उन्हें संभाला था। मेरे दिल में मरियम के लिए एक इज्जत बन चुकी थी। ज़ाहिरी सी बात थी, वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और ऐसे में शौहर का दूसरी बीवी से बच्चे की उम्मीद लगा लेना एक बहुत गहरा सदमा था। सारी हमदर्दियाँ तो इस वक्त दम तोड़ गईं जब एक रोज़ कमरे की सफाई करती हुई अलमारी के ऊपर से मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली। वो रिपोर्ट्स जिन्हें मैंने सीधा रियाज के हाथ में दिया था। रियाज जो अब तक मरियम की याद में घल घल कर अधा रह चुका था। रिपोर्ट्स को देखकर गुस्से से रिपोर्ट्स को टकड़े टकड़े करके फेंक दिया। इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि 3 बार मरियम हामला हुई है, मगर उसने अपनी मर्जी से अपना हमल ख़त्म करवाया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो माँ न बन सके। वो अपनी लाइफ बच्चों के बगैर जीना चाहती थी। हादसों पर हादसे ने रियाज को काफ़ी बदल दिया था। धीरे धीरे रियाज उनकी सारी मोहब्बत और अपनायत
सिर्फ और सिर्फ मेरी होती चली गई। 9 माह बाद मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। रियाज की तो खुशी की कोई इंतहा न रही। वो घर जिसमें हम रहते थे वो मेरे नाम कर दिया। इस रोज़ हमारे बेटे का अकीका था। जब लटी पटी हालत में नामान वहाँ पर या रोते हुए अकर मेरे कदमों में गिर गया, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बगैर सोचे समझे तुम्हें इन लोगों के स्पर्द कर दिया। देखो वो 30 लाख और घर बेच कर जितने भी पैसे कमाए थे वो सब खसारे में चले गए। मेरे हाथ कुछ भी नहीं रहा, मैं खाली हाथ रह गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इससे तलाक लेकर मेरी हो जाओ? मगर मैं साफ इनकार कर चुकी थी। रियाज ने भी नामान को घर से निकाल दिया था और वाज़ेह तौर पर कहा था कि दोबारा मेरे घर की बाहर नज़र आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज रियाज के साथ मेरी ज़िंदगी हसीन थी, वो मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, मगर जिस तरह की सख्तियाँ झेलकर मैं आई थी, नामान से लाख दर्जे बेहतर मुझे रियाज लगा, जिसने कम अज़ कम मुझे नामान की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया था।